हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? बच्चों, ये एक दो क्वेश्चन हैं, ठीक है? बच्चों ने पूछे हैं तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के ज़रिए से। आप सब तक इसका सॉल्यूशन पहुंचेगा और मैंने सोचा एक दो को बताने से अच्छा है कि इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचाऊं इसका सॉल्यूशन। और इसे ट्राई करना, क्वेश्चन को पहले एक बार देख लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है? अब इनमें है क्या, हमें इनकी मेन एरर ढूंढनी है कि ए बी सी डी ये पार्ट दिए हैं आपको। इनमें आपको ये पता करना है कि कौन सा पार्ट दिए गए वाक्य में एररनेस है, यानी कि किस में एरर है। तो उसको देखने के कई आपके पूरा कंसेप्ट हुआ इंग्लिश ग्रामर का, उसको कंसेप्ट को आपको ध्यान में लाना, सारी चीज़ ध्यान में लानी, आर्टिकल ध्यान में लाने, टेंस ध्यान में लाने हैं, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, तो हर चीज़ को प्रोसेस में लाना है आपको। अब आप इसे जब हम सोल्व करने जाते हैं तो इधर से शुरू कर देते हैं हम सोल्व करने के लिए और उधर तक निकल जाते हैं। कुछ मिलता जाता तो हम उसे देखते जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है कि साहब ये नहीं होना था, तो यहाँ एरर हो सकती है या ये हो सकता है, या जो भी है आप उस इरादे से इसे उस नज़रिए से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। 2 सेकंड काफ़ी है समझने के लिए। चलिएगा, आपसे नहीं हुआ, मैं करता हूँ। अब बैंक मैनेजर डिमांडेड दैट ही पेज द डेट ऑन टाइम। ये कह रहा है कि बैंक मैनेजर ने डिमांड की, मतलब एक मांग करी, है ना? क्या मांग करी कि अब ये डिमांड के बाद जो इतनी क्लोज बनी है आपकी, तो एक तो बच्चों क्लोज गई यहाँ तक आपकी, ठीक है? एक क्लोज गई अगली क्लोज है पूरी की पूरी, आगे निकल गई, तो ये पूरी क्लोज हो गई आपकी। एक क्लोज यहाँ तक आ गई, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आपका क्लोज बन गया और आगे क्लोज गया। इसमें एक कंजंक्शन आ रहा आपका दैट, ठीक है? डिमांड किया उसने, क्या डिमांड करा, ये करा, तो ये डिमांड पूरी की पूरी क्लोज ये आपकी डिमांड का ऑब्जेक्ट बनेगी। चलेगा साहब, ये बात ठीक हो गई। अब हमने बात करी कि इसमें ऑन टाइम भी ठीक है, समय पे, तो ये एक तरह की आपकी एडवर्ब है, ये भी सही है। अच्छा, पे का मतलब चुकाना होता है, पे अदा करना होता है। डेट माने कर्ज, ऋण, उधार, तो वो जमा करना। ही किसी को बता रहा होगा, कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके बारे में मैनेजर बता रहा कि मैनेजर ये कह रहा है कि साहब बैंक का कि वो एक मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि वो टाइम पे डेट को जमा करे, ठीक है? अच्छा, मैंने एक बात साथ बच्चों को बताता हूँ अपनी क्लास में कि बैंक मैनेजर, जब कोई हम क्लोज देखते हैं, ये जिस क्लोज में आपका कंजंक्शन आ रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो क्लोज हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो जाती है, यानी कि वो क्लोज हमारी मेन क्लोज नहीं होती है। उसको छोड़कर प्रिंसिपल क्लोज ये कहलाएगी, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्लोज होती है आपकी ये, तो एक तो क्लोज हो गई आपकी ये क्लोज नंबर 1, और एक हो गई आपकी क्लोज ये क्लोज नंबर 2, ठीक है? क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, दो क्लोज है। क्लोज 2 क्लोज 1 पर डिपेंडेंट है, वो इसकी वजह है क्योंकि ये पूरी क्लोज जो बन रही है ये नाउन क्लोज बन रही है, पूरी की पूरी क्लोज नाउन क्लोज है। इसका एक अगर सार देखा जाए तो ये नाउन निकल के आएगा। वोट का रिप्लाई बन रहा है, वोट के रिप्लाई सारे नाउन क्लोज बनते हैं, मतलब नाउन बनते हैं, नाउन इक्विवेलेंट में ये आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि डिमांड वर्ब का पूरा क्लोज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, नाउन क्लोज बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, हमने एक चीज और देखी कि अगर प्रिंसिपल क्लोज का टेंस पास्ट में दिया हो तो वो वाली क्लोज, जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपको एक चीज रिपोर्ट कर रहा हूं कि उसने मुझे बताया कि मैं जाऊंगा, है ना? तो उसने मुझे बताया, तो मेरे से उधर की तरफ ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उधर की बातें बता रहा हूँ। अब मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ, मेरा जो डिफॉल्ट टाइम है वो प्रेजेंट है, तो मैं उधर की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं उधर की बात बता रहा हूँ तो उसने मुझे बताया, टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया कि मैं जाऊंगा, यानी कि वो जाएगा, क्योंकि वो अगर कह रहा है कि मैं जाऊंगा तो मैं तो अपना मैं खुद हूं, उसका तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो जाएगा, क्योंकि मेरी तुलना में तो मैं का वह हो जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि मैं जाऊंगा, अब मैं इस बात को रिपोर्ट कर रहा हूं कि उसने मुझे बताया कि वह जाएगा।
ठीक है, तो वह जाएगा। अब वो चूंकि यहाँ की तुलना में बोला जो टेंस है फ्यूचर जाएगा वाला, वो टेंस मेरी तुलना में तो मेरे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसकी तुलना में तो वो पास्ट में पड़ा ना, तो वो सारा का सारा हिसाब आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में हो गई और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी पास्ट में हो गई। ठीक है साहब, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, पेज, तो इसे तो फिर पेड कर लो भाई, यही तो होगा कि साहब अगर ऐसी आप बात कर रहे हो तो उस हिसाब से तो पेड हो जाएगा। अगर ये पेड हो गया तो दिक्कत एक हमारे साथ ये आएगी कि चलो मैंने इसे पेड कर लिया, लेकिन यहाँ जो ये डिमांड कर रहा है, क्या ये जो वर्ब है ये इससे कनेक्टेड है आपकी पेज से? अगर वो डिमांड कर रहा है, अगर मैं इसे पास्ट में ले जाऊं पेड, तो इसका मतलब इसने तो उधार चुका दिया होगा टाइम पे। भाई अगर मैं पेड कर लूँ इसका तो उधार तो इसने चुका दिया। अब जब उसने उधार चुका दिया तो वो डिमांड क्यों करेगा? नहीं आप सोचने वाली बात है ये कि अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो तभी डिमांड कर रहा होगा जब उसने नहीं चुकाया होगा। अब वो वाली जो बात मैंने बताई आपको कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी पास्ट में ही होगी, अगर यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कुछ तो फिर पेड आना चाहिए। अगर अच्छा पेड मैंने कर दिया तो वो डिमांड कर रहा है, डिमांड ही क्यों करेगा? और उसने अगर उधार टाइम पे चुका दिया होगा, अगर उसने उधार टाइम पे चुका दिया यानी कि ही पेड कर दूं, अगर मैं इसका यूं समझो, मैं इसका अगर पेड कर दूं तो अगर उसने उधार चुका दिया टाइम पे, अच्छा मैं पेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी पास्ट में लिखी जाती है। ऐसा एक ग्रामर का कंसेप्ट है, आप कहीं देख लेना घर जाके। लेकिन ऐसा है, यहां मामला गड़बड़ा रहा। अच्छा ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बता दिया बात, क्योंकि पीछे का काल हमारी रिपोर्टिंग टाइम की तुलना में पास्ट में चला जाता है। तो ये जो आपका पेड है ये लिखा जाना उस हिसाब से तो ठीक हो गया ग्रामर के हिसाब से, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ठीक होने के बाद ये लॉजिकली ठीक नहीं बैठा। क्योंकि अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो चीज पास्ट में मतलब वो चीज एक्शन हुआ नहीं होगा, क्योंकि पेड लिखने के बाद हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में दिखा दिया, यानी कि ये जो एक्शन हो गया पास्ट में हो गया घटित, यानी कि ये तो रियलिटी बन गया। अच्छा ये हो गया है तो फिर वो डिमांड क्यों कर रहा है? तो डिमांड नहीं करनी चाहिए उसे फिर, तो ये तो कहीं कंफ्यूजन है। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से कंजॉइंड, तो जब दो क्रियाएं कंजॉइंड हों यानी कि जुड़ी हों एक दूसरे से ही बनी हों, एक दूसरे के लिए बनी हों, तो फिर आपको ये बेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी तो है नहीं है भाई, ये तो टेंस घटित ही नहीं हुआ होगा। अगर ये टेंस घटित ही नहीं हुआ, ये हुआ ही नहीं एक्शन, तो फिर आप इसे टेंस में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये तो डिमांड कर रहा है। डिमांड तब कर रहा होगा जब वो पे नहीं करता होगा। भाई अगर वो पे करता है, जब तुमने पेज लिख रखा है तो इसका मतलब है, अगर चलो मैं पेड भी नहीं लिख रहा हूं, पेज मान रहा हूं, तो अगर वो पेड तो वैसे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पेड हो गया होगा तो डिमांड नहीं करेगा। अच्छा चलो मैं कहता हूं कि पेज ठीक है, अगर वो पेज ठीक है तो वो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई चीज है तो ये एक तरह का रूटीन है। रूटीन का मतलब हो गया कि ये एक्शन तीनों समय में वैलिड है, प्रेजेंट में भी वैलिड है, पास्ट में भी वैलिड है, फ्यूचर में भी वैलिड है। तो अगर तीनों समय में वैलिड है तो इसका मतलब ये पास्ट में वैलिड रहा होगा, लेकिन वो पास्ट में अगर वैलिड दिखा दिया तो फिर भी डिमांड नहीं करेगा। अच्छा प्रेजेंट में भी दिखा देता हूं कि साहब वो चुकाता है, अब वो चुकाता है तो डिमांड क्यों कर रहा है? उसने डिमांड ही क्यों करी? तो भाई जब पे कर ही देता है वो, तो फिर डिमांड क्यों करेगा? तो आप ये समझिएगा कि ये वाला जो टेंस है, ये जो क्रिया है, ये टेंस में नहीं जा सकती है आपकी। जो चीज रियली नहीं हो पा रही है, जो इमेजिनेटिव है, वो आपको टेंस में नहीं ले सकते आप। तो यहां पर ये इंडिकेशन नहीं जा रहा, आपका इंडिकेटिव मूड ही नहीं होगा। तो आप जब इसे इंडिकेटिव मूड में नहीं करोगे तो इसे आप लिखोगे फिर बच्चों सबजंक्टिव मूड में। आप इसे लिखोगे सबजंक्टिव मूड, यानी कि जो एक्शन रियलिटी है ही नहीं, ये एक्शन हो ही नहीं सकता। जब एक्शन हो ही नहीं सकता तो टाइमलाइन पे नहीं होगा, टाइमलाइन पे नहीं होगा तो फिर एक काम करो, इसे टेंस में लिखो ही मत, इसका टेंस मत लिखो। तो आप इसकी जगह लिखो सिंपल पे, और पे का मतलब होता है बेस फॉर्म। जैसे डिक्शनरी में लिखा था वैसा का वैसा आपने क्रिया लिख दी, तो बेस फॉर्म में आप इसे लिखिएगा, और इस बेस फॉर्म को हम कहेंगे प्रेजेंट सबजंक्टिव। तो आप ये ध्यान रखना कि बेस फॉर्म आप लिखोगे यानी कि पे, तो सही बनेगा सेंटेंस, यानी कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेस फॉर्म में अगर ही के साथ लिखा जा रहा है तो कर्ता का क्रिया से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, ये डिसएग्रीमेंट हो गया। बेस फॉर्म मैंने लिख दी, यानी कि मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह? पे। तो मैंने इसकी जगह पे लिखा है, आंसर हो गया आपका पे। अगर मैंने पे लिख दिया तो ये तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हुआ नहीं। अच्छा सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है टेंस में,
तो टेंस यानी ये टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब से एग्री नहीं करेगी। जब सब्जेक्ट वर्ब से एग्री नहीं करेगी तो इसका मतलब ये एक्शन हो ही नहीं पा रहा। अगर ये एग्री कर जाती तो एक्शन हो जाता। तो ध्यान रखना। अच्छा, एक्शन क्यों नहीं होने देना है मुझे, क्योंकि अभी वो डिमांड कर रहा है, तो ये आपको बेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ही पे, ना कि ही पेज, ना ही पेड, सिंपल होगा पे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जॉन इंसिस्टेड, जॉन ने जिद करी कि हिज वाइफ सो अ डॉक्टर। यहाँ पे सो का मतलब है बेटा मिलने से, यानी कि मिलना। जैसे कहते हैं ना आई विल सी यू लेटर, है ना, आई विल सी यू इन द ऑफिस। तो ऐसे हम जब बोल देते हैं ना कि मैं तुझसे ऑफिस में मिलूंगा, मैं तुझसे क्लास में मिलूंगा, तो ये सी का मतलब एक तरह से मीट से है, यूँ समझिएगा। सी का मतलब होता है मीट से, यानी कि ऐसे समझिएगा आप। तो चलो, उसकी तो ये सेकंड फॉर्म लिख दी इसने। ठीक है, तो वही वाली बात फिर से आ गई कि ये जो आपकी क्लोज है पहली वाली, ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज हो गई, प्रिंसिपल क्लोज। अच्छा, ये हो गई आपकी, इतनी क्लोज हो गई सबऑर्डिनेटिंग, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लोज होती गुलाम क्लोज। गुलाम क्लोज इसके प्रिंसिपल क्लोज के अधीन होती है। अच्छा, प्रिंसिपल क्लोज का जो टेंस है वो है पास्ट का, तो गुलाम क्लोज का टेंस भी पास्ट का होगा, फिर तो बात ठीक हो गई भाई, दोनों की बात सही है। लेकिन एक बात तुम नहीं समझ रहे कि चलो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी पास्ट में होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कब होगी? जब रियलिटी होगी, मतलब टेंस बन रहा होगा, रियलिटी इज इक्वल टू टेंस। तो यहाँ रियलिटी है क्या? अगर वो जिद कर रहा है, जॉन ने जिद करी कि उसकी जो वाइफ है वो डॉक्टर से मिले, तो अगर ये मिल लेती, सो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब एक्शन हुआ है। अगर हो गया एक्शन यानी कि वो मिल ली, तो फिर वो इंसिस्ट क्यों कर रहा है? उसने जिद नहीं करी होगी फिर। तो इसका मतलब ये इंसिस्ट और सो ये एक दूसरे से कंजॉइंड है, यानी कि इंसिस्ट कर रहा तो उस हिसाब से क्रिया होगी, यानी कि जिद कर रहा है तो एक्शन हुआ नहीं होगा। अगर एक्शन हो गया तो फिर वो जिद ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला जो एक्शन है ये एक तरह का अनरियल एक्शन है, मतलब अभी नहीं हो रहा है, ये है ही नहीं एक्शन। तो ये पास्ट फ्यूचर में कहीं जाके प्रोबेबल है, यानी कि फ्यूचर में इसकी संभावना है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि वो कह रहा है कि उसने जिद करी कि वो अब डॉक्टर से मिले, तो वो डॉक्टर से मिलेगी। अभी तो नहीं मिली, अगर मिल गई होती तो वो जिद क्यों करता? तो इसका मतलब वो मिलेगी डॉक्टर से, और जो डॉक्टर से मिलेगी तो ये फ्यूचर की इवेंट होगी। जो फ्यूचर की इवेंट होगी वो घटित कहाँ होगी? जब भी होगी वो प्रेजेंट में आके रुकेगी। तो वो जो प्रेजेंट में आके रुकेगी, तो प्रेजेंट में आप दिखा नहीं सकते। अगर आपने टेंस प्रेजेंट में दिखा दिया तो फिर तो वो होती हुई चीज है, क्योंकि टेंस में कोई चीज अगर लिखी जा रही है तो वो घटनाएं होती हैं। अगर टेंस में नहीं लिखी जा रही घटनाएं तो वो नहीं होती हैं। टेंस में लिखने का मतलब है रियलिटी, लेकिन वो रियलिटी है नहीं, क्योंकि वो जिद कर रहा है वो अभी। तो इसका मतलब ये रियलिटी नहीं दिखाना आपको। तो ये फ्यूचर का एक्शन है, तो ये फ्यूचर का एक्शन जब भी होगा उस टाइम पे हम उस फ्यूचर तक पहुंच चुके होंगे, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट कहलाएंगे उस टाइम पे। जब हम उस टाइम पे प्रेजेंट कहलाएंगे तो फिर आपको प्रेजेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्रिया की। अच्छा, वो प्रेजेंट फॉर्म आप क्या लिखोगे? दो है आपके पास, या तो सीज या सी। अब इनमें से चुनना आपको। अगर आपने सीज लिख गया तो वो टेंस बन गया। टेंस का मतलब हो गया कि वो मिलती है। अगर वो मिलती है डॉक्टर से तो फिर वो जिद क्यों करी उसने? भाई अगर वो मिलती ही है डॉक्टर से तो वो जिद क्यों कर रहा है? नहीं मिलती होगी तभी तो जिद कर रहा है। तो यानी कि ये तो कट गया, तो फिर ये लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि ये होगा आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, यानी कि आपका आंसर हो गया सी, यानी कि बेस फॉर्म लिख दीजिएगा। अब आप देखना, हिज वाइफ का सी से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, कर्ता का क्रिया से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, यानी कि ये है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर था। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, बच्चे ने पूछ लिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।